इंटरफेरेंस होता है दो कोहेरेंट सोर्स हो अगर आपके पास, ठीक है। देखिए दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। कोहेरेंट सोर्सेस जो होते हैं उनका फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है भाई? कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो जब दो कोहेरेंट सोर्स यानी कि जब दो कोहेरेंट वेव्स आपस में मिलती हैं, ठीक है ना, तो उनकी वजह से एक नया वेव बनता है, ठीक है। इनकी वजह से एक नया वेव बनेगा और जिसे बोलेंगे इंटरफेरेंस वेव, ठीक है। ये जो तैयार हुआ है आपके पास, ये इन दोनों के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ है। लेकिन इंटरफेरेंस की कंडीशन यही है कि भाई कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। सोर्स कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स यानी कि उनका फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहना चाहिए? हमेशा फेज डिफरेंस कांस्टेंट ही रहना चाहिए। बात समझ में आई? तो कोहेरेंट सोर्स से ही इंटरफेरेंस हो सकता है। अगर इनकोहेरेंट सोर्स है तो वहां पर इंटरफेरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे सपोज आपके पास एक सोर्स ये है और जो दूसरा सोर्स है वो कुछ ऐसा है, तो ये दोनों मिलके कभी इंटरफेरेंस नहीं दे पाएंगे। बात समझ में आई? ये दोनों मिलके कभी भी इंटरफेरेंस शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इनकोहेरेंट सोर्स है। कैसे हैं? इनके बीच का पाथ डिफरेंस जो है ना, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, सॉरी फेज डिफरेंस जो है इनके बीच का, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओ, समझ रहे हो सभी? अच्छा, तो बेसिकली हम कैसे कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करते हैं? हम क्या करते हैं ना, देखो, हम एक ही सोर्स को, जो हमारे पास एक सोर्स है एस, हम इसी पॉइंट सोर्स से जो लाइट आ रही है, यानी इससे जो वेव्स आ रही हैं, उसी को दो छोटे छोटे स्लिट से पास करवा देते हैं, S1 और S2 से। तो यहां से इनको पास करवा दिया जाता है, समझ रहे हो? यहां से इनको पास करवा देंगे तो यहां से जो बाहर आएंगी, यहां से जब ये बाहर आएंगी तो ये कोहेरेंट सोर्स रहेंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ओरिजिन सेम सोर्स से हुआ है। इनका जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ भाई? सेम सोर्स से हुआ है। तो ये क्या रहेंगी? ये कोहेरेंट रहेंगी। तो कोहेरेंट सोर्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा और ये इंटरफेरेंस शो करेंगे, मतलब एक सस्टेन्ड इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? वही अगर किसी के मन में आया भाई ऐसा कि मैं दो अलग अलग लैंप यूज कर लेता हूं, दो अलग अलग बल्ब यूज कर लेता हूं, ठीक है ना, दो अलग अलग, एक ये रहा और एक ये रहा, दो अलग अलग यूज कर लिए उसने, ठीक है। जैसे सपोज कि मैंने दो सोडियम लैंप यूज कर ली या दो बल्ब है नॉर्मल, इनको यूज कर लिया हमने। अब क्या होगा? इनके लाइट से अगर हम चाहेंगे इंटरफेरेंस करवाना तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो अपना जो फेज डिफरेंस है, इन दोनों का जो अपना फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सॉरी, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। इनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, तो इसीलिए ये सस्टेन्ड इंटरफेरेंस नहीं देंगे, बल्कि स्क्रीन पे एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन मिलेगा आपको। मतलब आपको दिखेगा नहीं, फ्रिंजेस नहीं दिखेंगे। इंटरफेरेंस में पता है क्या होता है एक्चुअली? इंटरफेरेंस में ना आपको इस तरीके के रीजन्स दिखाई देते हैं। कुछ रीजन बहुत ही ज्यादा डार्क दिखाई देंगे और उससे जस्ट अगला वाला जो रीजन है वो काफी ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस तरीके से डार्क ब्राइट इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? तो ये, लेकिन अगर आपने इनकोहेरेंट सोर्स यूज किया जैसे ये वाला हो गया, तो इसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा, एकदम व्हाइट दिखेगा पूरा स्क्रीन जो है ना वो एकदम यूनिफॉर्म दिखेगा, एक जैसा ही, कुछ नहीं पता चलेगा कि फ्रिंजेस कहां बन रही हैं। बात समझ में आई? तो सस्टेन्ड इंटरफेरेंस तभी मिलेगा जब सोर्स कैसे होंगे? कोहेरेंट सोर्स होंगे। बात समझ में आई? और अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम हुआ, दोनों जो सोर्स हैं, ये जो सोर्स है S1 और S2, मतलब ये जो दो सोर्स है आपके पास, सोर्स मतलब कि कह लो कि हाँ सोर्स ही, इन दोनों का अगर एम्पलीट्यूड भी सेम हुआ, अगर ये कोहेरेंट है और एम्पलीट्यूड भी क्या है इनका? सेम है, तब आपको सबसे बढ़िया डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस देखने को मिलेंगे, तब सबसे बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है सभी को? तो कंडीशन पता चल गया क्या क्या होना चाहिए। अगर आपको बहुत अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, एकदम सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? आपको उसके लिए कोहेरेंट सोर्स लेने होंगे और उनके एम्पलीट्यूड भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, तो आपको सबसे बढ़िया इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? समझे कि नहीं समझे? तो इसको लिख लो, कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। तो देखिए भाई, अब है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि जब आपकी फ्रिंजेस बनती है इंटरफेरेंस में, मान लेते हैं यहां पे S1 सोर्स है और यहां पे क्या है? S2 सोर्स है भाई, और ये है स्क्रीन। तो कहीं पे भी जब किसी भी पॉइंट पे जब आपकी फ्रिंजेस जो बनेंगी सेंटर से,
ये रहा सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। तो यहां से किसी पॉइंट पे जो बनेंगी फ्रिंजेस, ठीक है, तो उसका इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ठीक। उस पॉइंट की इंटेंसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे आपके पैटर्न्स बनेंगे ना इंटरफेरेंस के, तो किसी भी पॉइंट का जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा, ये है अगला टॉपिक। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिएगा भाई। बात ऐसी है कि किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी दिया जाएगा उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और यहां पे कॉस फाई, यही है, सिंपल सी बात है ये। तो जरा ध्यान से सुनिए, तो भाई ऐसा है कि I इक्वल टू तुम्हारा ये हो गया, अगर ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, तो अगर I1 इक्वल टू I2 हुआ, अगर मैं कहता हूं कि इफ I1 इक्वल टू क्या हो गया, I2, जिसको मैंने मान लिया I0, भाई हमने अभी देखा पीछे कि भाई अगर हमें चाहिए एकदम सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, अगर ठीक है ना, अच्छा पैटर्न देखने को मिले, अगर विजिबल हो, बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए आपको जो इनकमिंग वेव है उनके एम्पलीट्यूड क्या रखने पड़ेंगे, सेम। तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, सेम। क्यों, क्योंकि I क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, इस बात से हम अवेयर हैं, ठीक है। तो देखो बेटा सुनो, तो इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 मान लिया, लेट कर लिया मैंने कि I0 के बराबर है, तो क्या होगा सुनो, तो इस केस में तुम्हारा जो इंटेंसिटी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा भाई, हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा I0 प्लस ये भी हो जाएगा I0 प्लस ये 2 और यहाँ पे I0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos फाई। तो ये वैल्यू सॉल्व करके ओवरऑल क्या आ जाएगी आपके पास, 4I0, ये 4 है, ठीक है, याद रखिएगा ये 4 है, 4I0 5/2। बट इंटरफेरेंस में क्या होता है ना, सुनिए, इंटरफेरेंस में किसी भी पॉइंट पे जो है आपका फेज डिफरेंस ये कांस्टेंट होता है। एक पॉइंट का फेज क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, एक पॉइंट के लिए एक ही फाई की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों वेव के बीच का जो डिफरेंस है, दोनों वेव के बीच का जो फेज का डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कोहेरेंट सोर्स है। और वही अगर इनकोहेरेंट सोर्स होता, कैसा सोर्स होता भाई, इनकोहेरेंट सोर्स, तो इनकोहेरेंट सोर्स में एक दिक्कत होती है कि उनके खुद के भी फेज जो है ना, उनके खुद के मतलब सीधी सी बात यह है कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता, उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या होता है भाई, कांस्टेंट नहीं रहता। तो इसका मतलब है कि भाई अगर हम इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं कॉस का उस पॉइंट पे, तो एवरेज वैल्यू तो कॉस का 0 होता है ओवर ए लॉन्ग साइकिल, फॉर ए लॉन्ग साइकिल कॉस का साइन का इनका एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो उस केस में तो सिंपली हमारा एवरेज क्या आ जाता है, सिंपली I0 प्लस I0 हो जाता है, क्योंकि टर्म 0 हो जाता है। तो बस हर पॉइंट पे तुम्हें 2I0 हर पॉइंट पे तुम्हें 2I0 ही देखने को मिलता, समझे, हर पॉइंट पे तुम्हें क्या देखने को मिलता भाई, हर पॉइंट पे तुम्हें खाली 2I0, मतलब हर पॉइंट एक यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन होता, हर पॉइंट बराबर चमक रहा होता, तो कोई इसमें फ्रिंजेस यानी डार्क ब्राइट का कोई चक्कर नहीं होता उसमें, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, हर पॉइंट का जो डिफरेंस है, फेज डिफरेंस, दोनों वेव के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो आपको हर पॉइंट का जो है ना इंटेंसिटी मिलेगा। बात समझ में आई। वैसे तो हम ये कहते हैं कि भाई होता ऐसा ही है कि इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी सेम रहती है, ठीक है ना, सारे ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी एक जैसी ही होगी, ठीक है, और सारे डार्क की तो खैर मानते हैं कि हम 0 होती है, इस केस में तो भाई 0 ही हो जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं इंटरफेरेंस में, जब हम इंटरफेरेंस कराते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इक्वली ब्राइट और इक्वली डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे चल के कंडीशन आएंगे, देखो ब्राइट के लिए कंडीशंस आए करेंगे यहां पे कि देखो आप खुद सोचो, यहां से अगर आपको आई मैक्स चाहिए, आई क्या चाहिए आपको, मैक्स, आई मैक्स तभी आ सकता है जब ये पूरा टर्म क्या हो जाए, मैक्सिमम, ये टर्म पूरा क्या हो जाए भाई, मैक्सिमम हो जाए, देख रहे हैं ना, ये पूरा टर्म हो जाना चाहिए मैक्सिमम। तो आप मुझे बताइए कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब फाई क्या हो, 0 हो या 1, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, 180 पे भी, ठीक है ना। अरे कॉस स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा ना। तो देखिए, तो सुनो जरा ध्यान से, तो आई मैक्सिमम कब होगा, जब आपका कॉस स्क्वायर 5/2 क्या होगा, मैक्सिमम, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई 1, तो कॉस स्क्वायर 5/2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1।
तो ऐसा कब कब हो सकता है? फाई की क्या क्या वैल्यू होनी चाहिए? देखो सुनो सुनो जरा ध्यान से। एक तो जब फाई जीरो हो जाएगा तब, अगर फाई जीरो हो जाए, फाई इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो उस केस में क्या आएगा? ये पूरा टर्म कॉस जीरो वन होता है तो कॉस स्क्वायर जीरो भी वन होगा, तो उस केस में आपका आई मैक्स क्या आ जाएगा भाई? 4i0 आ जाएगा। ऐसे ही आप सारे एंगल ढूंढ सकते हैं, ऐसे बाकी के एंगल भी ढूंढ सकते हैं ना हम लोग ब्राइट फ्रिंजेस के लिए। ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते हैं भाई? ऐसे ही हम बाकी के भी सारे हम ढूंढ सकते हैं इसमें। तो मुझे बताइए और क्या कंडीशंस हो सकती हैं यहां पे? अगला एंगल क्या आना चाहिए जीरो के बाद? हाँ, जीरो के बाद अगला एंगल 2 पाई होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, 2 पाई होना चाहिए। 2 पाई पे होगा ना, क्योंकि देखो 360/2 क्या हो जाएगा? 180। उससे अगला क्या होना चाहिए? उसके बाद 2 पाई के बाद, बिल्कुल सही बात है, 4 पाई होना चाहिए। 4 पाई होना चाहिए भाई। 2 पाई के बाद 4 पाई। तो इस तरीके से सारे एंगल आपके चलते चले जाएंगे। समझे? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से जनरली आप सारे एंगल इसके निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई सभी को भाई? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत? तो आप इस तरीके से जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी कौन कौन से एंगल पे आएगी? इन सभी एंगल्स पे आएगी। और इन सभी एंगल्स पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी कितनी? सिर्फ 4i0। और मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगी भाई? आई मिनिमम। आई मिनिमम होगी तुम्हारी कॉस की, इस कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। तो यानी कि पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। इसके लिए फाई क्या होना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर ये पाई हो जाए तो पाई/2 क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो पाई होना चाहिए। अगला 3 पाई, सही बात है, 3 पाई। 5 पाई, बिल्कुल सही बात है, 5 पाई। आप देखो ना, इस तरीके से आपके जनरल सॉल्यूशंस निकलते चले जाएंगे। बात समझ में आई? इस तरीके से जनरल एंगल्स निकलते चले जाएंगे। समझ रहे हो ना भाई? सभी समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। तो ये जो है ना, याद रखिएगा, अगर आपको कभी भी इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो कौन कौन से एंगल पे आएगी? वो मिल गया। मिनिमम चाहिए कौन कौन से पे हो गया? मिल गया। अच्छा, अगर यहां पे तो मैंने कंडीशन मान लिया था कि भाई हमारा i1 और i2 दोनों i0 के बराबर है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी सॉल्व हो जाता। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है? इफ i1 डज नॉट इक्वल्स टू i2, अगर i1 i2 बराबर नहीं होते आपस में, तो उस केस में आई मैक्सिमम क्या होता भाई? आई मैक्सिमम हो जाता i1 प्लस i2 प्लस 2। यहां पे देखो, इस वाले में आपको सीधी सी बात पता है ना कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेनी है? 1। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या लेंगे भाई बालक? 1। तो सीधी सी बात है, आई मैक्स क्या आ जाता? i1 प्लस प्लस, तो यानी कि सीधा सीधा ये सॉल्व करके कितना आ जाता? ये 2√i1 i2 रहने दो, चलो ठीक है। तो ये क्या बन जाता? ये बन जाता आई मैक्सिमम बन जाता तुम्हारा भाई √i1 प्लस √i2 का पूरे का क्या बन जाता? ये पूरे का होल स्क्वायर नहीं बन जाता क्या? ये पूरे का होल स्क्वायर बन जाता। और उसी प्रकार से आई मिनिमम क्या बन जाता? √i1 माइनस का √i2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको मिनिमम वैल्यू कॉस की क्या होती है? -1। भाई मिनिमम वैल्यू कॉस की क्या होती है? तो आप माइनस पुट कर देते हो तो √i1 माइनस i2 का होल स्क्वायर हो जाता। बात समझ में आ रही है सभी को? ये i1 लिखा है, ठीक है ना? सही से लिख लेना आप लोग। तो ठीक है, सबको समझ में आ गया? ठीक है। तो उस केस में आपकी कंडीशंस कुछ ऐसी हो जाती है भाई। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। तो आपको पता है मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4i0, और वो कब है? जब आपका फाई क्या होगा? 0। और उसके बाद पहली बार मिनिमम कब मिलेगा आपको? पाई पे 0 मिलेगा। ठीक। उसके बाद फिर से ये कर्व ऐसे ही चलता रहेगा। ये कर्व आप कोशिश करिएगा बिल्कुल ऐसे ही बनाने की। सबके पीक 4i0 ही रहने चाहिए। अच्छा, अगली बार मैक्सिमम इंटेंसिटी कब आएगा? 2 पाई पे। उससे अगली बार ऐसी, मतलब अब तो पता ही है आपको खैर। और ये एंगल क्या होगा? तो इस तरीके से आप बढ़ाते रहिए कर्व को। पीछे भी बिल्कुल ऐसे करिए। ठीक है। हाँ, अरे स्क्वायर है भाई, सब जगह जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब में। देखो स्क्वायर फंक्शन है ना, स्क्वायर फंक्शन की खास बात क्या होगी? कि वो रहेगा पॉजिटिव ही, चाहे आप नेगेटिव वैल्यूज लो चाहे, तो y की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। नोट कीजिए, ये एंगल क्या होगा? ये वाला होगा -पाई, और ये क्या होगा? ये वाला क्या होगा? -3 पाई, और ये वाला क्या होगा भाई? माइनस, बस कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
इंटेंसिटी में एनर्जी जो है, मतलब कि कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है ये क्या करता है? तो मतलब कि यहाँ पे एनर्जी को ना ही मतलब एनर्जी ना ही क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है, खाली एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। एनर्जी को क्या किया जा रहा है? याद रखिएगा, इंटरफेरेंस जो है ना कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। बात समझ में आई सभी को? कैसे करता है देखो, सुनो, बहुत सिंपल सी बात है। ये मैंने एक 2I0 की एक लाइन मान लिया, ठीक है, ये मैंने 2I0 की एक लाइन मान ली है, ठीक है। एक्चुअली 2I0 इसका एवरेज वैल्यू होगा। पूछो कैसे? क्योंकि I इक्वल टू क्या था? I इक्वल टू क्या था फॉर्मूला भाई? 2I0 प्लस का 2I0 कॉस फाई, यही था ना पीछे एक्सप्रेशन में, देखिए पीछे यही था, ठीक। जो कि सॉल्व करके फाइनली क्या आ गया था आपका? I इक्वल टू क्या आ गया था? हाँ, 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो अभी मेरे को ना, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं अभी वो एक्सप्रेशन, मेरे लिए अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन की मदद से एक चीज देखो तुम लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। I इक्वल टू क्या हो गया? 2I0 प्लस 2I0 cos स्क्वायर 5। आपको पता है कि भैया कॉस का मैक्स, कॉस जो है, कॉस फंक्शन जो है 0 से 2 पाई के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू निकालूं, I एवरेज, अगर मैं इसका कौन सा वैल्यू निकालूं भाई? इसका एवरेज वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा? ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस हो चाहे साइन हो, 0 से 2 पाई तक के लिए जो एवरेज, 0 से 2 पाई तक के लिए अगर इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो 0 नहीं आ जाएगा वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू इसका 0 आ जाएगा। अगर आप इस फंक्शन का एवरेज निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो I एवरेज कितना? ये वाला 0 हो जाएगा टर्म, तो I एवरेज कितना आ जाएगा? 2I0 आ जाएगा तुम्हारे पास I एवरेज। तो I एवरेज आ गया है भाई 2I0, ठीक है, I एवरेज आ गया है 2I0। तो आप देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है? टोटल एनर्जी, टोटल जो आपके पास जो इंटेंसिटी हो, तो एवरेज जो है, एवरेज वो तो 2I0 के ही बराबर है भाई। एवरेज इंटेंसिटी 2I0 आ रही है ना हर जगह पे। किसी भी पॉइंट का जो एवरेज इंटेंसिटी निकालोगे ना यहाँ पे इंटरफेरेंस में, तो वो 2I0 के ही बराबर आएगा, दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब यही हुआ कि एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, ठीक है ना, उसको हम खाली क्या कर रहे हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं देखो, समझना जरा। आपको पता है ना मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, लेकिन एवरेज तो 2I0 है। तो तुम सोच रहे हो कि अरे भैया ये 2I0 एक्स्ट्रा कहां से आ गया? एक्स्ट्रा नहीं आया भाई, जो डार्क रीजन है ना, जो डार्क रीजन जो है, जो डार्क रीजन है वहां पे नहीं है एनर्जी। जो डार्क रीजन है वहां इंटेंसिटी नहीं है, तो 2I0 वहां से मिल गया समझ लो। तो इसीलिए मैक्सिमम क्या आ रहा है? 4I0। मतलब कि सीधी सी बात यह है, अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो 2I0 की लाइन है, तो कोई भी जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसके पास 2I0 से कितना फालतू एनर्जी है? 2I0 और फालतू है, क्योंकि मैक्सिमम क्या है? 4I0 है, तो 2I0 फालतू है उसके पास। और उससे जस्ट बगल में जो डार्क वाला है उसके पास उतना ही 2I0 क्या है? उसके पास उतना ही 2I0 कम है। तो इसी की वाली लेके ये बैठा है, इसी की लेके ये बैठा है। समझे? बात समझ में आई कि नहीं आई? समझे कि नहीं समझे? तो भैया एनर्जी को खाली आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो कि भाई तुझे मिलेगा, तुझे नहीं मिलेगा, एक तेरा एक मेरा, ठीक है। तो भाई समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? तो भाई ये याद रखना, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो कर रहा है, तो ये ग्राफ बनाइए, इस तरीके से लाइन शो करिए और एवरेज निकाल दो वहां पे, ठीक है ना। क्या निकाल दो? ठीक है ना, एवरेज। ओके, ठीक है। सुपर पोजिशन ऑफ मैनी कोहेरेंट वेव्स, मतलब अगर मेरे पास n वेव्स हुए तो उस केस में आप लोग याद रखिएगा कि सबकी इंटेंसिटी क्या है? सेम है। सबकी इंटेंसिटी क्या है? सेम है, I0 ही है सभी की इंटेंसिटी। तो उस केस में आपका जो I मैक्सिमम आया करेगा, वो आया करेगा क्या? वो आया करेगा, हाँ, मतलब आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दे रहा हूं, आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। n स्क्वायर I0, और मिनिमम हमेशा उसमें क्या हुआ करेगा? 0 ही हुआ करेगा। I मैक्स क्या हुआ करेगा भाई? n स्क्वायर टाइम्स ऑफ I0 हुआ करेगा, ठीक है ना। ये याद रखो तसल्ली से कि मैक्सिमम क्या हुआ करेगा? n स्क्वायर टाइम्स ऑफ I0, और मिनिमम क्या हुआ करेगा? मिनिमम याद रखो हमेशा 0 ही हुआ करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी से आइडिया लगा लो कि देखो, फॉर 2 सोर्सेस, यानी कि 2 वेव्स, ठीक है ना, 2 वेव्स, सोर्स नहीं लिखते हैं, वेव लिखते हैं, ज्यादा बढ़िया रहता है। 2 वेव्स, अगर 2 वेव्स हैं आपके पास तो उसके लिए क्या होगा? देखो, अगर कितने वेव हैं भाई? 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 2 हो गई, तो I मैक्स क्या आ जाएगा?
2 का स्क्वायर इंटू का आई नॉट, यानी कि 4 I0। और देख रहे हो ना पीछे रिजल्ट नहीं आया था 4 I0, और आई मीन क्या हो जाएगा, आई मीन क्या हो जाया करेगा 0। भाई मैक्स हो जाया करेगा 4 I0 और मीन क्या हो जाया करेगा 0। बात समझ में आ रही है सभी को? नोट कर लीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नोट करो।